तो इस साल की मोस्ट अवेटेड मूवी कूली का ट्रेलर फाइनली रिलीज कर दिया गया है और सोशल मीडिया पर इसको लेके काफ़ी मिक्स्ड ओपिनियन आ रहे हैं। कुछ लोगों को ट्रेलर अच्छा भी लगा है, लेकिन कुछ लोग कुछ ज़्यादा ही एक्सपेक्टेशंस रख के बैठे थे, तो उन्हें थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लगा है ट्रेलर, जिसमें उनको म्यूज़िक बिलो पार लगा है और इतने वो हाई मोमेंट्स नहीं मिले ट्रेलर में जितने कि मिलने चाहिए थे। बट मेरे क्या ओपिनियन है इस ट्रेलर को लेके, उसके बारे में बात करते हैं। अब सबसे पहली बात, ये एक बहुत ही स्मार्ट कट ट्रेलर है। अराउंड 3 मिनट का ट्रेलर होने के बाद में भी हमें स्टोरी के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है, लेकिन फिर भी बिना स्टोरी को रिवील किए लोकेश ने ये चीज़ दिखा दी है कि ये मूवी बहुत ही हटके होने वाली है इन अ गुड वे, और इसमें वो थोड़ा सा अलग ट्राई करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी पिछली मूवीज से। अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूं तो मुझे पर्सनली काफ़ी पसंद आया है ट्रेलर। इस ट्रेलर में ऐसे बहुत से मोमेंट्स हैं जो हमें एक वो हिंट देते हैं कि इसमें एक प्रॉपर स्टोरी है, कुछ मॉरली ग्रे कैरेक्टर हैं, कुछ बहुत ही अच्छी सिनेमाटोग्राफी है, फाइट सीन्स है, इमोशंस है। और लोकेश ने खुद ने कहा है कि उन्होंने अपने लाइफ के 2 साल कूली को दिए हैं। ना सोशल मीडिया, ना फैमिली, ना फ्रेंड्स, ना बर्थडेज, कुछ भी नहीं। 2 साल तक लोकेश ने कूली की स्क्रिप्ट लिखी है। तो सीधी सी बात है कि मूवी इतनी सिंपल तो नहीं होगी, और यही शायद लोकेश का डर था कि ज़्यादा रिवील नहीं करना है कि स्टोरी के बारे में, लेकिन फिर भी एट द सेम टाइम ऑडियंस को एक्साइटेड भी करना है। अब बाकियों का नहीं पता, बट आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर द मूवी। मुझे पसंद आया है ट्रेलर। जो एक्शन सीन्स दिखाए गए हैं रजनीकांत जी सर के, उनमें भी वो काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। काफ़ी स्लिक एक्शन कोरियोग्राफी नज़र आ रही है। तो मतलब ऐसा मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा कि उस लेवल के और मोमेंट्स नहीं है। बात करता हूँ मेरी जो प्रेडिक्शन है स्टोरी को लेके, उसके बारे में। अब मेरी यहाँ पर 1-2 थ्योरीज हैं, वो थोड़ी सी एब्सर्ड लग सकती है और आई एम नॉट श्योर कि उसमें से कुछ सही होगा भी या नहीं। कि हमें जो फ्लैशबैक सीन दिखाया जाएगा उसमें रजनीकांत जी, उपेंद्र जी और जो सत्यराज जी का कैरेक्टर है, और साथ में जो नागार्जुन जी का भी कैरेक्टर है, उसमें शायद नागार्जुन के जो पापा हैं वो एक किंग पिन के रूप में दिखाई देंगे शायद, जिनका कुछ हार्बर पे एक बहुत ही बड़ा इलीगल बिजनेस चल रहा है। वो गोल्ड स्मगलिंग का हो सकता है, कोई भी हो सकता है। एंड आई थिंक कि आइदर रजनीकांत और उपेंद्र जी या तो कॉप है या फिर आर्मी में है। उनको भेजा जाता है एज ए कुली बन के कि आप जाओ और जो ये पूरा का पूरा स्कैंडल चल रहा है उसको आप रोको। अब इसमें ये भी हो सकता है कि सत्यराज भी इनके साथ में होते हैं और ये तीनों एज अ अंडर कवर होते हैं। हो सकता है कि नागार्जुन का कैरेक्टर रजनीकांत जी के कैरेक्टर को देख लेता है अपने बाप को मारते हुए, और उनके माइंड में एक वो इमेज क्रिएट हो जाती है दैट ही किल्ड माय फादर। और उसके बाद में शायद रजनीकांत जी की फैमिली के साथ में कुछ तो ऐसा कुछ होता है, शॉकिंग सा होता है, जिसके बाद में वो एक हाइडिंग में चले जाते हैं। कि सत्यराज का कैरेक्टर अभी भी अंडर कवर होता है, वो शायद अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करता है और नागार्जुन के अंडर काम करता है, क्योंकि उसको शायद लग सकता है कि अभी भी पूरी तरीके से जो ऑपरेशन है वो पूरा नहीं हुआ है। फिर नागार्जुन जी का कैरेक्टर यानी कि साइमन, जो अपने पापा या जो भी एक बिजनेस है या किंगडम है उसको अक्वायर कर लेता है, और उसका जो कैरेक्टर होता है वो शायद बहुत ही रूथलेस दिखाया जाएगा, काफ़ी स्मार्ट भी दिखाया जाएगा, चार्मिंग भी दिखाया जाएगा, जो अपने दिमाग से उस एम्पायर को और नेक्स्ट लेवल पे खड़ा कर देता है और एक बड़ा एम्पायर बना देता है। अब इसमें जो शोबिन है, जो दयाल का रोल निभा रहा है, वो शायद इंडिया में जो साइमन है उसका जो बिजनेस है वो हैंडल कर रहा है। राइट हैंड हो सकते हैं साइमन के कैरेक्टर के। और अब जो साइमन है वो एक इंटरनेशनल लॉर्ड बन चुका है। अब उसका मेन बिजनेस क्या है उसको लेके अभी तक क्लैरिटी नहीं है, लेकिन गोल्ड वॉच का कुछ तो सीन है। अब ऐसा हो सकता है कि गोल्ड वॉच में एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे वो पूरा का पूरा अपना ऑपरेशन हैंडल करता है, क्योंकि हमें एक सीन में बहुत सारी स्क्रीन्स दिखाई दे रही है जहाँ पर ऐसा मतलब नो कनेक्शन ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो ऐसा हो सकता है कि उस वॉच में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी हो जिससे वो पूरे के पूरे अपने ऑपरेशन को ऑपरेट करता हो या फिर टैकल करता हो या चीज़ों के ऊपर नज़र रखता हो। कुछ तो वॉच का है इसमें, क्योंकि स्टार्ट से लेकर एंड तक एक वॉच ही ऐसी चीज़ है जो एक बहुत ही क्रूशियल पार्ट रही है इस पूरी की पूरी मूवी का। अब जो पोर्ट है वहां पर कुछ तो अलग सा हो रहा है। लाइक हम एक सीन में देख सकते हैं कि जो श्रुति हसन का कैरेक्टर है वो डेड बॉडीज को शायद लेके जा रही है, आ रही है। एक और सीन में हमें वो कोल्ड स्टोरेज वैन दिखाई देती है, शायद उसमें डेड बॉडीज को कैरी किया गया है। एक और सीन में जब आप देखोगे तो एक लड़की है, वो उसके हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट है और वो कुछ डरी सी दिख रही है। मेरी यहाँ पर एक वाइल्ड थ्योरी है, जो मेरा एक बहुत ही वाइल्ड गैस है, जो आई थिंक कि उतना ट्रू ना हो, बट मुझे ऐसा लगता है
कि पास्ट में जो श्रुति हसन है उसको अडॉप्ट कर लिया जाता है सत्यराज के द्वारा, और रजनीकांत जी के कैरेक्टर को ये नहीं पता होता है कि श्रुति हसन उनकी बेटी है। बट आई थिंक एट द एंड ऐसा कुछ ट्विस्ट आएगा जिसमें ये रिवील होगा कि जो श्रुति हसन का कैरेक्टर है और उसके जो पापा है वो है देवा यानी कि रजनीकांत। कुछ ऐसा हुआ होगा जिससे देवा को नहीं पता होगा कि उसकी एक बेटी भी है, और सत्यराज शायद उसकी बेटी को अडॉप्ट कर लेता है, और उसके साथ में वो और भी बहुत सारी लड़कियां ऐसी होती है जिनको वो अपने साथ में रखता है। वो कुछ ऐसा एडॉप्शन वगैरह हो सकता है, ऐसा कोई हाउस वगैरह हो सकता है जहां पर वो उन लड़कियों की देखभाल करता है एज अ फादर, जिनकी शायद फैमिली नहीं है या फिर वो अनाथ हो, ऐसा कुछ हो सकता है, जिसमें वो सब हेल्प करते हैं सत्यराज की टू टेक डाउन द एम्पायर एंड बिजनेस ऑफ साइमन। और उसी में शायद वो फंस जाती है कहीं ना कहीं पे, तभी एंट्री होती है हमारे कैरेक्टर यानी कि देवा की। इसीलिए एक सीन में सत्यराज का कैरेक्टर कहता भी है देवा के कैरेक्टर को कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, शायद उसको पता चल जाता है कुछ तो डेंजर है। फिर सत्यराज के कैरेक्टर के साथ में कुछ होता है, तो ब्रेकडाउन होता है। फिर जो भी वहां पर इलीगल चल रहा होता है उसको रोकने के लिए हेल्प करते हैं रजनीकांत जी श्रुति हसन की, और उसी के दरमियान पूरी की पूरी स्टोरी में और कुछ नए ट्विस्ट एंड टर्न्स आते जाते हैं। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि एक सीन में शोबिन कहता है कि मुझे उस एक कुली की तलाश है, मतलब ऑलरेडी वहां पर रजनीकांत जी होते हैं और वो उसी गैंग के अंदर रहकर कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जो कि थ्रेट बनता है इस पूरे के पूरे किंगडम के लिए जो कि साइमन का है। और इसमें जो उपेंद्र है वो शायद रजनीकांत जी के एक वो लॉयल ब्रदर की तरह हो सकते हैं जो उनके साथ में हमेशा खड़े रहते हैं। और थ्रू आउट द मूवी में हमें एक सटल हिंट दिया जाता है आमिर खान के कैरेक्टर का, जिसका नाम है दाहा, और उसका रिविलेशन एंड में ही होता है, लेकिन शायद थ्रू आउट द मूवी हमें ये बताया जाता है कि ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो बहुत ही खतरनाक है, और शायद जो साइमन का कैरेक्टर है उसका भी बॉस है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, इसका जो क्लाइमैक्स है जो कि जयपुर में शूट हुआ है, और आप ट्रेलर में भी वो सीन देख सकते हो जहां पर हेलीकॉप्टर से दाहा का कैरेक्टर उतरता है। वहां पर एक ऐसे डाइनिंग टेबल सी रखी हुई है, वहां पर बहुत से बड़े बड़े लोग बैठे हैं, वो शायद क्राइम लॉर्ड हो सकते हैं उस पूरे के पूरे मार्केट के, जो कि बिजनेस होता है साइमन का, उसी से रिलेटेड वो बड़े बड़े क्राइम लॉर्ड हो सकते हैं। वहां पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ऐसे पीछे हाथ से बांधा हुआ हमें दिखाया जाता है, वो कौन है उसको लेकर क्लैरिटी नहीं है, बट आई थिंक ये वो हो सकते हैं जिन्होंने दाहा को धोखा दिया है या फिर साइमन को धोखा दिया, ऐसा कुछ तो होगा क्योंकि उनके हाथ बंधे हुए हैं। जब दाहा का कैरेक्टर एंटर करता है और इसलिए उसके हमें जो आर्म पर एक वो ड्रैगन सा एक टैटू दिखाई देता है, ये मुझे थोड़ा सा सिंबॉलिक सा लग रहा है क्योंकि जो ड्रैगन का कैरेक्टर होता है ना वो काफी पावरफुल डोमिनेंस वाला होता है। इससे हमें ये भी एक हिंट मिलती है कि आमिर खान का कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल, पावरफुल, डोमिनेंस वाला होने वाला है, और जिसका एंड में कन्फ्रंटेशन होता है रजनी सर के कैरेक्टर के साथ में, जहां पर उपेंद्र आते हैं और वहां पर एक फाइनल शोडाउन होता है। अब वहां पर या तो आमिर खान के कैरेक्टर को मार दिया जाता है या फिर एक ओपन एंडिंग रखी जाती है जहां पर कुछ ट्विस्ट हमें दिखाया जा सकता है। तो उसके लिए तो अब मूवी का वेट करना पड़ेगा कि इट इज जस्ट एक्सटेंडेड कैमियो ऑफ 10 to 20 मिनट्स, या फिर ये एक फ्यूचर मूवीज के लिए भी एक ग्राउंड सेट करने वाला है। जब आप वो सीन देखते हो ना रेगिस्तान वाला, तो उसमें आपको 2 कॉफिन नजर आते हैं, और वो कॉफिन मतलब जो क्रिश्चियन लोग होते हैं उनको दफनाने के लिए काम में आते हैं। इसमें साइमन जो उसको मार दिया जा चुका है, और इसीलिए दाहा जो कि जैसे भी रिलेटेड होता है साइमन से, वो उसकी डेड बॉडी को वहां पर बुलाता है, फिर बहुत से लोगों को वहां पर इकट्ठा करता है, और फिर शायद हो सकता है कि ऐसा कुछ वो पागलपन भरी कुछ चीजें करें, और फिर वहां पर रजनीकांत आए, उपेंद्र भी आए, एक पूरा का पूरा शोडाउन हो जहां पे वो फाइट सीन हो। क्योंकि एक सीन में आप देख सकते हो रजनीकांत जी वॉकिंग, जहां पर वो जो डाइनिंग टेबल है वहां पर जो ग्लासेस वगैरह सब बिखरी हुई पड़ी है, लोग मरे हुए पड़े हैं, तो एंड में कन्फ्रंटेशन सीन तो हो सकता है। अब वो आमिर खान के कैरेक्टर को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, वो क्या है, वो जरूर एक ट्विस्ट है, सस्पेंस है, इसको वो आगे लेके जाते हैं या इसी में एंड करते हैं, वो देखने लायक होगा। तो ये एक मेरी थ्योरी है इस पूरी की पूरी कहानी को लेके। इसमें शायद मुझे अभी भी लग रहा है कि श्रुति हसन कुड बी द डॉटर ऑफ देवा, बट बहुत से लोग बोलते हैं कि नहीं, इंटरव्यू में कंफर्म हो चुका है कि वो सत्यराज की ही बेटी है। इट्स जस्ट माय स्पेकुलेशन। अगर वो देवा की बेटी नहीं भी होगी तो भी समहाउ शी इज गोइंग टू प्ले अ वेरी क्रूशियल एंड इम्पोर्टेंट रोल इन द मूवी। उसका किसी ना किसी तरीके से तो देवा के साथ में लिंक होगा ही होगा, क्योंकि एक सीन में वो रोती हुई दिखाई देती है, और मतलब कुछ हिंट मेरे को लगे ऐसे कि मैं उसमें गलत भी हो सकता हूँ, बट
ये मेरी थ्योरी थी पूरी की पूरी इस मूवी को लेके कि व्हाट कुड बी द स्टोरी। इसमें एक और जो इंटरेस्टिंग बात है जो मैंने पढ़ी थी कि पूरी मूवी है उसको लोकेश सर एक चैप्टर वाइज प्रेजेंट करेंगे, जिसमें जो पहला चैप्टर है वो नागार्जुन का होगा, दूसरा आमिर खान का होगा। कि हर एक कैरेक्टर की अपनी एक स्टोरी है और अपना एक पास्ट है और हर एक कैरेक्टर अपने अपने हिसाब से काम कर रहा है, लेकिन बाद में सारे के सारे कैरेक्टर एक जगह पर इकट्ठा होते हैं और अल्टीमेट फेस ऑफ होता है। उसको कहते हैं एक चैप्टर वाइज स्टोरी। लाइक आपने अगर पल्प फिक्शन देखी हो तो उसमें ऐसा होता है कि सबकी एक अलग अलग जर्नी है, एक एक स्टोरी है, इनका अपना अपना पास्ट है, वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन वो अपना अपना काम कर रहे होते हैं और एंड में जब वो पूरी की पूरी स्टोरी एक जगह पे आती है, सब वो कैरेक्टर एक जगह पे कनेक्टेड होते हैं, सारे इंसिडेंट एक जगह पर कनेक्टेड होते हैं और एंड में होता है एक प्रॉपर फाइनल शोडाउन। नॉट श्योर बट मैंने ये एक जगह पे पढ़ा है। एक और चीज जो मुझे मतलब अच्छी लगी, इसमें जो फ्लैशबैक सीन्स है ना उनको काफी एक वो रेट्रो फीलिंग दी गई है। लाइक आपको ऐसा लगेगा कि आप कोई 90s की क्लासिक मूवी देख रहे हो। और उसमें जो उपेंद्र जी का जो एंट्री सीन है उसको जिस तरीके से कैप्चर किया गया है कैमरा मूवमेंट के साथ में, सॉलिड लगता है। जो फ्लैशबैक के सीन्स है उसको एक रेट्रो 90s मूवी वाली वाइब दी गई है कलर ग्रेडिंग के साथ में। और उसमें जो रजनीकांत जी का लुक है ना वो के जो बादशाह वाला लुक है उससे सिमिलर होने वाला है, उसी टाइप का एक कैरेक्टर दिखाई देने वाला है जो कि एक बहुत ही खतरनाक कैरेक्टर है। अब उनका जो पास्ट है वो आर्मी में है, पुलिस में है या एक गैंगस्टर के रोल में है, जो भी है, बट उनका जो पास्ट है, उनका जो कैरेक्टर है डेफिनेटली बहुत ज़्यादा खतरनाक है, लाइक जेलर में था। तो बस यही है कि ओवरऑल ट्रेलर मुझे काफ़ी पसंद आया है। मुझे मतलब इतनी ज़्यादा शिकायत नहीं है इस ट्रेलर के साथ में, ऐसा कुछ भी नहीं लगा जिसको लेके मैं ये बोल लूँ अरे यार ये तो बहुत ही फालतू चीज़ है। ट्रेलर का काम होता है मूवी के लिए एक्साइटमेंट पैदा करना, जो कि ये करता है। और अभी तक तो उस पूरे के पूरे ट्रेलर को देखने के बाद में मुझे यही लग रहा है कि इट्स गोइंग टू बी अ रियली गुड मूवी। और इस ट्रेलर ने मेरी एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। और दूसरा जो लोग बोल रहे हैं कि LCU से कनेक्टेड हो सकती है, तो लोकेश ने मना किया है, तो मुझे नहीं लगता कि वो इतना बड़ा काटेंगे ऑडियंस का। ये स्टैंड अलोन मूवी और जिसको प्रॉपरली रजनीकांत जी के ऑरा को माइंड में रखते हुए लोकेश ने लिखा है। अगर एक जो मैं चीज़ बोलूँगा ना वो शायद है कि जो एक फाइट सीन है जो वो देवा मेंशन वाला, वहाँ पर जो एक सेटअप किया गया है ना उस बस्ती का या मेंशन का, और बेटर हो सकता था। वो जो फाइट सीन है ना पूरा का पूरा, वहाँ पर वो थोड़ा सा फेक लगता है। मतलब अगर उसको थोड़ा और बेटर करते तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता, बट ये कोई इतना बड़ा मेजर फ्लॉ नहीं है, बहुत ही माइनर सी चीज़ है जो शायद मूवी में हमें और ज़्यादा बेटर तरीके से प्रेजेंट की जाएगी। अदरवाइज एवरीथिंग अबाउट दिस मूवी इज लुकिंग रियली रियली गुड। मोशंस, थ्रिल, एक्शन, ड्रामा, एक काइंड ऑफ पूरा का पूरा मिक्सचर होने वाला है हर एक जॉनरा का, एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस मूवी। और अब आपको कूली का ओवरऑल ट्रेलर कैसा लगा है प्लीज़ बताइए। कौन सी चीज़ें अच्छी लगी है, कौन सी चीज़ें अच्छी नहीं लगी है, और आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है इस मूवी को लेके, वो भी आप शेयर कीजिए। और इसके और वॉर 2 के साथ में क्लैश को लेके आप कौन सी मूवी पहले देखना प्रेफर करोगे या फिर एक ही मूवी देखोगे, वो जो भी आपके माइंड में है वो भी बताइएगा। और एक और बात है, एक और मूवी आ रही है OTT पे, जी पे 14 अगस्त को, उसका नाम है तेहरान। उसका ट्रेलर कल रिलीज किया गया था। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज चेकआउट करना, वो भी काफी सॉलिड लग रहा है और वो भी रियल इंसिडेंट पे बेस्ड है। 2013 में जो दिल्ली में इजराइल एम्बेसी पे जो बॉम्ब अटैक हुआ था जो कि ईरान ने करवाया था, उसी से एक जो वो जियोपॉलिटिकल प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी उसके अराउंड ये पूरी की पूरी मूवी बनाई गई है, जिसमें हो सकता है डायरेक्टर ने कुछ लिबर्टी वगैरह ली हो। और मुझे ट्रेलर काफ़ी अच्छा भी लगा, काफ़ी इंटेंस ग्राउंडेड लग रहा है, कैमरा वर्क, एक्शन सीन्स भी बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। तो मतलब कि ये इंडिपेंडेंस डे ना एक धमाकेदार होने वाला है, जहाँ पर तेहरान, वॉर 2 और कुली जैसी मूवीज हमें दिखाई देगी। देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि इस पूरे के पूरे बैटल में कौन सी मूवी सबसे ज़्यादा बढ़िया बन के हमारे सामने आती है। तो लेट्स जस्ट सी। मैं तो मतलब तीनों मूवीज़ के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ, तेहरान के लिए भी काफ़ी एक्साइटेड हूँ। कुली तो मेरी इस साल की वन ऑफ द मोस्ट हाईली एंटिसिपेटेड मूवी है बिकॉज ऑफ इट्स डायरेक्टर एंड द स्टार कास्ट। और वॉर 2 भी अगेन वेरी हाईली एंटिसिपेटेड मूवी, और काफ़ी बिग स्केल पे कुली और वॉर 2 को शूट किया गया, काफ़ी महंगी मूवीज़ भी है। तो देखते हैं कौन सी मूवी बेटर होती है। और इन सब चीज़ों को लेके प्लीज़ आपके क्या ओपिनियन है, डू लेट मी नो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और ऐसे ही अपडेट्स, एंटरटेनमेंट और रिव्यूज़ के लिए इस चैनल के साथ में जुड़े रहिए। तो अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।